हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 8 गति के प्रथम भाग में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई थी क्योंकि नोट्स बनाने में कुछ टाइम लग गया और बाकी कुछ त्योहारों का समय था तो क्लास नहीं हो पाई। आज हम फिर से क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आज अध्याय 8 के प्रथम भाग गति की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ परिचय की बात करते हैं। तो हम हमारे दैनिक जीवन में कई सारी वस्तुओं को या तो विराम अवस्था में पाते हैं या फिर गतिशील अवस्था में देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जब चारों तरफ देखते हैं तो या तो हम वस्तुओं को विराम अवस्था में पाते हैं या फिर गति की अवस्था में पाते हैं। जैसे आप सब देखते होंगे कि पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह धमनियों और सिराओं में होता है। इसी तरह मोटर गाड़ियाँ, वाहन आदि सब सड़कों पर दौड़ते हैं। ठीक उसी तरह परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब भी क्या है? ये सब भी लगातार गतिमान हैं और गति करती रहते हैं। वही कई सारी वस्तुएं एक जगह विराम अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्रामावस्था या विराम अवस्था की। तो कोई भी वस्तु, उसको हम विराम अवस्था में कब कहेंगे या विश्राम की अवस्था में कब कहेंगे? जब उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। किसी भी वस्तु को हम विराम की अवस्था में या विश्राम की अवस्था में कब कहेंगे? जब उसमें समय के साथ क्या नहीं हो रहा हो, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। जैसे पहले चित्र में ये एक लड़की सो रही है, मतलब इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ठीक है, जब तक ये सोई रहेगी तब तक इसकी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये विश्राम कर रही है। ठीक है, ये अभी विश्राम की स्थिति में है। ठीक इसी तरह यहाँ पर कुछ गेंदें रखी हुई है, ये अभी किस अवस्था में है? ये विश्राम की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है। और ये तब तक ऐसी की स्थिति बनी रहेगी जब तक हम इन पर कोई बल लगाकर इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर देते। ठीक है, यानी इन पर जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक ये ऐसी की ऐसी विराम अवस्था में पड़ी रहेगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर एक और महिला सो रही है, तो ये भी अभी किस अवस्था में है? विश्राम की अवस्था में है। क्यों? क्योंकि किसी एक बिंदु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये विश्राम अवस्था में है या विराम की अवस्था में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गतिज अवस्था, यानी किसी वस्तु को हम गति की अवस्था में कब कहेंगे? तो यदि कोई वस्तु है और उसकी स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो गति की अवस्था में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष, जैसे कोई वस्तु पहले इधर थी और वो यहाँ से गति करके समझ लीजिए यहाँ पर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये पहले ए बिंदु पर थी और अब कहाँ पर आ गई है? बी पर। यानी इसने कुछ गति की और गति करके ये ए से बी तक पहुँच गई है। तो गति का मतलब ही वही है कि किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव होना। जैसे देखो यहाँ पहले चित्र में एक लड़की झूला झूल रही है, पहले इसकी स्थिति यहाँ पर थी, इसमें कुछ गति हुई और इसकी स्थिति यहाँ पर आ गई। दूसरे चित्र में एक शेर दौड़ रहा है, तो दौड़ते समय पहले समझ लीजिए इसकी स्थिति कुछ और होगी और कुछ समय बाद दौड़ने के बाद इसकी स्थिति कुछ और होगी। ठीक, यहाँ पर एक दोलन की गति बताई गई है। जैसे पहले दोलन इधर था, धीरे धीरे उसमें गति हो रही है और ये इस तरफ जा रहा है और वापस ये पुनः इस दिशा में आएगा, यानी इसकी स्थिति में बार बार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम किसे कहेंगे कि ये गति की अवस्था में है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा विश्राम अवस्था और एक पढ़ा गतिज अवस्था। विश्राम अवस्था में किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं होता। वही गतिज अवस्था में किसी वस्तु की स्थिति में लगातार क्या होता है? बदलाव होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं गतिज अवस्था के प्रारूप।
यानी गति किन अलग अलग रूपों में हो सकती है। ठीक है, तो विभिन्न अलग अलग तरह के पथ या रास्तों पर विभिन्न तरह की अलग अलग गति की अवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे पहली है घूर्णन गति। तो जब कोई वस्तु एक गोलाकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जैसा आपको पहले चित्र में दिख रहा है, समझ लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो यह एक गोलाकार पथ पर हमेशा चक्कर लगाती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। दूसरी गति है रेखीय गति, यानी जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है या एक सीधे मार्ग पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहा जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक कार एक सीधी रेखा पर बिंदु O से C की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम एक रेखीय गति कहेंगे। तीसरी है कंपन गति। जब कोई वस्तु एक दोलनाकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहा जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक दोलन लटका हुआ है और इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले ये एक बार बिंदु B की तरफ और एक बार बिंदु A की तरफ ये गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक दोलनाकार पथ पर क्या करती है, निश्चित मार्ग पर गति करती है तो इसे कंपन गति कहा जाता है। यानी जो गति की अवस्था है वो अलग अलग मार्ग के आधार पर अलग अलग हो सकती है। कोई गोलाकार पथ पर गति कर सकता है, कोई रेखीय पथ पर, कोई कंपन गति भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशियां। राशियां क्या होती है, तो राशियां भौतिक विज्ञान में राशियां दो प्रकार की होती है। कितनी, दो प्रकार की। पहली होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या है कि देखो अदिश, अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं। दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं होती। यानी ऐसी भौतिक राशि या ऐसी भौतिक इकाई जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। फिर से सुनो, अ उपसर्ग का मतलब क्या है, नहीं। दिश का मतलब होता है दिशा, यानी जिस राशि में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ऐसी भौतिक राशि को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे चाल। अब मैं कहूं कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, तो इसमें केवल आपको परिमाण दिख रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें दिशा नहीं है कि आप कौन सी दिशा में बढ़ रहे हो। ठीक इसी तरह दूरी। मैं आपसे कहूं कि मैंने 50 किलोमीटर दूरी तय की है, तो 50 किलोमीटर केवल एक परिमाण है, वो दिशा नहीं बता रहा कि आपने कौन सी दिशा में दूरी तय की है। तो ऐसी राशियां जिसमें केवल परिणाम दिया होता है, जिसमें केवल परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती है, या जिसमें दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ऐसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है। ठीक। दूसरा है सदिश राशि। यहां पर स उपसर्ग का मतलब है साथ और दिश का मतलब है दिशा, यानी जिसमें दिशा साथ में दी होती है। यानी ऐसी भौतिक इकाई जिसके परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, ऐसी भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही दिए होते हैं या हमें पता होते हैं, ऐसी राशि को सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग और विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जहां हमें दिशा पता होती है कि हमने किस दिशा में दूरी तय की है। वही वेग में भी क्या होता है, वेग में भी हमें चाल और समय के साथ साथ दिशा भी क्या होती है, ज्ञात होती है। इन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल रेखीय गति। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल रेखीय गति। अब देखो, आप सब जानते होंगे सरल रेखा किसे कहते हैं, एक ऐसी रेखा जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एकदम सीधी रेखा को हम एक सरल रेखा कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे एक रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है
तो इस प्रकार की गति को एक रेखीय गति या एक सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर बिल्कुल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक सीधी सड़क पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति। दूसरा चित्र आपको दिख रहा होगा, एक कार बिंदु O से C की ओर एक बिल्कुल सरल रेखा में, एक बिल्कुल सरल या सीधी रेखा में गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को भी कहा जाएगा सरल रेखीय गति। आया समझ में? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदास या एक बिल्कुल सीधी सड़क पर गति कर रही होती है तो इस प्रकार की गति को एक रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूरी एवं विस्थापन। जब हम एक सरल रेखीय गति की बात करते हैं तो इससे संबंधित दो शब्द हमारे सामने उभर कर आते हैं, एक दूरी और एक विस्थापन। देखो दूरी क्या होती है? दूरी एक वास्तविक पथ का माप है। किसका? एक वास्तविक पथ का माप है। मतलब आपने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी उसकी प्रारंभिक स्थिति और कहां पर जाके आपने अपनी गति या यात्रा को समाप्त किया है, उन दोनों के बीच की जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पर समझ लीजिए ये आपका ए बिंदु पर आपका घर है। क्या है? ए बिंदु पर आपका घर है और यहां पर बी बिंदु पर आपका स्कूल है। ठीक है, अब समझ लीजिए आप अपने घर से रवाना हुए, इधर होके, इधर बाजार होके, इधर किसी और फ्रेंड के घर होके घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए। आपके और आपके स्कूल के बीच की सीधी दूरी समझ लीजिए 5 किलोमीटर थी, लेकिन आपने अपने घर से स्कूल जाने में कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर। आपके घर और स्कूल के बीच की सीधी जो लंबाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है। जब आप सीधे रास्ते से जाते हो तो 5 किलोमीटर है, लेकिन आप अपने मित्रों के घर पर गए और कुछ इस तरह घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? स्कूल। आपने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये इस पूरे रास्ते की लंबाई है कि आप कहाँ होकर आए, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी लंबाई तय की है। ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति यहाँ घर से लेके अंतिम स्थिति स्कूल तक, तो यहाँ पर आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो टोटल लंबाई है, जो कुल माप है, वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इसमें दिशा शामिल नहीं होती, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि इसका केवल माप होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब 65 किलोमीटर की दूरी वो चला है, लेकिन किस दिशा में चला है, कहां से कैसे मुड़ा, उसका हमें कोई पता नहीं है। देखो यहां पर नीचे एक चित्र दिया हुआ है। देखो ये यहां पर ए बिंदु है और यहां पर कौन सा बिंदु है? बी बिंदु है। तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु जो कि प्रारंभिक स्थिति है वहां से लेके इस टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बिंदु बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी बिंदु ए से लेकर बी तक के बीच की जो कुल लंबाई है, जो कुल पथ है जो इसने चला है, उस पथ की कुल माप या लो लंबाई है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, वही बात करें विस्थापन की, तो इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो सीधी दूरी है, बीच की जो सीधी सबसे न्यूनतम दूरी है, वो सीधी और सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, आगे वही बात कर रहे हैं। अगला है विस्थापन। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम का मतलब आप कहते हो ना कि सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, जिसमें दूरी क्या है? सबसे कम है, तो वो शॉर्टकट रास्ता वो क्या है? वो विस्थापन है। और एक जो लंबा रास्ता बिल्कुल आप कहीं से घूम के कहीं होके जा रहे हो, वो दूरी है। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। क्योंकि इसमें मापन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें दिशा भी होती है। इसमें क्या होता है? परिमाण तो होता ही है, साथ में दिशा भी दी होती है कि आप कौन सी दिशा में
कितना चले हो। जैसे रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। तो देखो यहाँ पर परिमाण दिया हुआ है 65 किलोमीटर और दिशा दी हुई है दक्षिण पश्चिम। तो ये कहलाती है विस्थापन, जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, लेकिन दूरी में केवल परिमाण दिया होता है, हमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक। अगला, विस्थापन का मान या मोल शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है कब? जब किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो, जैसे गोलाकार पथ पर। मतलब क्या कह रहा है कि दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। कब? एक गोलाकार रास्ते पर। कैसे? देखो, जैसे मैं यहां पर खड़ा था बिंदु ए पर, ठीक है, यहां से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और कुल दूरी तय करके मैं फिर से पुनः बिंदु ए पर लौट आया। मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही एक है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी इस वर्त की परिधि के बराबर होगी। तो कुल दूरी होगी 2πr और यहां पर विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने जहां से यात्रा शुरू की थी पुनः मैं वहीं पर आ गया। तो मेरे पहले और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, वो कितनी है? 0 है। अतः विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। और दूरी का मतलब है कि आपने कितनी लंबाई तय की है, आपने कितना मार्ग तय किया है, उस मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो हमने कितनी मार्ग तय किया है? इस वर्त की परिधि के बराबर। और वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो इस गोलाकार मार्ग की स्थिति में कुल दूरी हो जाएगी 2πr और विस्थापन हो जाएगा शून्य। दूसरा चित्र देखो और दिया हुआ है। जैसे ये बिंदु समझ लीजिए A है और ये बिंदु क्या है? B है। आपने A से यात्रा शुरू की और B पे जाके खत्म की। तो देखो आपने इस रास्ते का चयन किया, तो इस मार्ग की जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। लेकिन इस बिंदु A से B के बीच की जो ये सीधी दूरी है, जो ये शॉर्टकट रास्ता है, जो न्यूनतम दूरी है, वो क्या कहलाएगी? वो विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो दूरी वो वास्तविक पथ है, यानी जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, उसकी माप क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, उस वास्तविक पथ या रास्ते की कुल लंबाई, जहां पर आपने दूरी तय की है या जहां पर आप चले हो, उस पूरे मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। दूरी कैसी राशि है? अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। वही विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है। फिर दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी न तो 0 हो सकती है और न ही कभी भी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिर दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। मतलब दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर भी हो सकता है या विस्थापन के मान से अधिक भी हो सकता है। लेकिन विस्थापन का मान दूरी के मापन के या तो बराबर होगा या फिर हमेशा क्या होगा? कम होगा। विस्थापन का मान कभी भी दूरी के मान से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको दूरी और विस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक समान गति और असमान गति। देखो नाम से पता चल रहा है एक समान गति, मतलब जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसको आगे विस्तार से समझेंगे। अभी ऐसा समझो कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब समझ लीजिए आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो,
अगली 10 मिनट में आप फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, अगली 10 मिनट में आप फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो। मतलब आपको प्रत्येक 1 किलोमीटर में लगने वाला समय भी समान है और आप दूरी भी समान तय कर रहे हो। तो समय भी समान है और उस समय में तय की गई दूरी भी हमेशा समान है, तो आप कहेंगे कि मैं एक समान गति कर रहा हूं, मतलब आप एक ही स्पीड से चल रहे हो। तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। दूसरा है असमान गति, मतलब जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? असमान गति कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? जैसे पहले 10 मिनट में आपने 1 किलोमीटर दूरी तय की, अगली 10 मिनट में आपने 2 किलोमीटर दूरी तय की, अगली 10 मिनट में आपने फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय की। मतलब समय तो वही है लेकिन आप दूरी अलग अलग तय कर रहे हो। तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। आया समझ में? देखो, जैसे एक समान गति का उदाहरण दिया हुआ है, कोयले से चलने वाली ट्रेन। समझ लीजिए, कोयले से चलने वाली ट्रेन ये 1 घंटे में समझ लीजिए 100 किलोमीटर चलती है, अगले 1 घंटे में ये फिर से 100 किलोमीटर चलती है, क्योंकि उसको समान तरह की ऊर्जा मिल रही होगी, इसको एक जैसी ऊर्जा मिल रही है, तो ये समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कहेंगे एक समान गति। दूसरा चित्र दिया हुआ है विद्युत से चलने वाली ट्रेन। समझ लीजिए, जब ये स्टार्ट हो रही है तो ये 1 घंटे में समझ लीजिए 100 किलोमीटर चल रही है, कुछ समय बाद ये अपनी स्पीड पकड़ती है और 1 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? असमान, क्योंकि ये एक समान स्पीड से नहीं चल रही। पहले 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, दूसरे 1 घंटे में ये 150 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक कार 1 किलोमीटर की दूरी पहली 10 मिनट में तय करती है। ठीक है, पुनः अगले 10 मिनट में यह पुनः 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा पुनः अगले 10 मिनट में यह 1 किलोमीटर की दूरी और तय करती है। मतलब ये कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम कहेंगे कि ये कार कौन सी गति में है? एक समान गति में है, यानी इसकी गति हमेशा एक समान है, क्योंकि ये समान समय में हमेशा समान दूरी तय कर रही है। जैसे पहले ये ओ बिंदु पर थी और ए से ए बिंदु की दूरी समझ लीजिए 10 किलोमीटर है और इसको यहाँ पर पहुंचने में समय लगा 1 घंटा। फिर ए से बी के बीच की दूरी भी समझ लीजिए 10 किलोमीटर है और इसको पहुंचने में समय लगा 1 घंटा। फिर बी से सी के बीच की दूरी भी समझ लीजिए 10 किलोमीटर है और इसको पहुंचने में समय लगा 1 घंटा। तो यहाँ पर देखो, दूरी भी 10 किलोमीटर है प्रत्येक बार और प्रत्येक बार समय भी समान लग रहा है, यानी ये समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहेंगे। अगला उदाहरण है घड़ी का। आप सब जानते होंगे कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। ठीक है, ठीक उसी तरह मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। वही सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है, यानी कि सबके लिए टाइम फिक्स है, ये समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को भी हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। आगे बात कर रहे हैं एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ। तो देखो, जब हम एक समान गति के लिए समय और दूरी की बात करते हैं तो वो हमेशा समान चलते हैं, क्योंकि जैसे पहले 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की तो अगले 1 घंटे में भी आप 10 किलोमीटर दूरी तय करोगे, अगले 1 घंटे में भी आप 10 किलोमीटर तय करोगे। तो ऐसी स्थिति में समय और दूरी का ग्राफ हमेशा सदैव सीधा बनता है। ठीक है, और अगर हम एक समान गति के लिए चाल और समय का, स्पीड और समय का ग्राफ खींचे तो वो हमें एक सरल रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि समान समय में समान दूरी तय हो रही है, मतलब प्रत्येक समय में स्पीड भी कैसी है? एक समय है। स्पीड भी कैसी है? एक समान है। मतलब अगर इस समय आपकी स्पीड 50 किलोमीटर थी, ठीक है, 50 किलोमीटर या सॉरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले समय में भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगले समय में भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब आपकी स्पीड कैसी है? फिक्स है।
तो फिक्स स्पीड है, अतः आपका ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल एक सीधा सरल रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ है एक समान गति के लिए समय और दूरी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी एक समान रूप से बढ़ती रहेगी। लेकिन जब बात करें चाल और समय की, तो इस स्थिति में समय तो बढ़ेगा इस दिशा में, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो क्या रहेगी, वो नियत रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं उदाहरण की और कुछ, जैसे असमान गति के उदाहरण की। जैसे एक कार भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, असमान गति की। जैसे कोई कार ओ बिंदु से शुरू होती है और पहली बार ए बिंदु तक पहुंचती है। इस समय यहाँ पर एक सीधा मार्ग है और यहाँ पर भीड़ कम है, तो यहाँ से ओ से लेके ए की दूरी समझ लीजिए 10 किलोमीटर है और ये पहुंचने में 1 घंटा समय लेती है। कितना लेती है, 1 घंटा। फिर ए से बी के बीच की दूरी भी कितनी है, समझ लीजिए 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो अब की बार इसने समय ले लिया 2 घंटे। कितना ले लिया, 2 घंटे। तो मतलब क्या हुआ कि दूरी तो समान है, लेकिन समय में ये क्या हो रहा है, समय में अंतर आ रहा है। पहले ये कम समय ले रही थी, अब ज्यादा समय ले रही है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। ठीक, इसी तरह एक मक्खी का उड़ना असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मक्खी कभी कभार धीरे धीरे उड़ती है तो कभी कभार बहुत तेज गति से उड़ती है। इसका मतलब वो समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही है। कभी कभार वो तेज उड़ रही है तो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रही है, कभी वो धीरे उड़ रही है तो ज्यादा समय में भी कम दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की जो गति के उदाहरण है वो असमान गति के उदाहरण है। जैसे आगे चित्र दिया हुआ है कुत्ते का, हो सकता है कुत्ता स्टार्टिंग में कुछ तेज दौड़ रहा हो, फिर कुछ समय के बाद ये थक जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे पड़ जाएगी। तो ये भी कैसे ही उदाहरण है, ये भी असमान गति का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक समान गति और असमान गति आराम से समझ में आया होगा। असमान गति के 2 अलग अलग रूप होते हैं। पहला देखो रूप होता है त्वरण गति। त्वरण गति में क्या होता है, यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो तब वह त्वरण गति कहलाएगी। जब किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार क्या हो, बढ़ती रहे, तो वो क्या कहलाएगी, त्वरण गति कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं जब पंखे को हम चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ समय उसकी स्पीड थोड़ी धीरे होती है, लेकिन कुछ समय के बाद स्पीड बिल्कुल फुल हो जाती है, होती है यानी धीरे धीरे लगातार बढ़ती है। हालांकि कुछ समय बाद वो नियत हो जाती है, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं कि जब पंखा बंद पड़ा होता है और उसके बाद तुरंत ही हम उसे शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, समय के साथ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरण गति। जब किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार की गति को त्वरण गति कहा जाता है। दूसरा है मंदन गति। मंदन गति का मतलब है जब किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती जाती है तो उसे मंदन गति कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती जाती है, मतलब जैसे पंखा चल रहा है अपनी फुल स्पीड में और आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा कि कुछ समय के लिए समय के साथ साथ पंखे की गति कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि पंखा बिल्कुल रुक जाएगा। तो उस समय क्या हो रहा है, समय के साथ उस पंखे की गति में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कि गति घट रही है। तो इस प्रकार की गति को हम मंदन गति कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। अभी हमने देखा था कि एक समान गति में जितना समय बढ़ेगा उतनी की उतनी दूरी भी बढ़ेगी और वो दोनों एक समान रूप से क्या होंगे, बढ़ेंगे। अतः एक सीधी रेखा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, कब, एक समान गति में। क्यों, क्योंकि वहां पर समय के साथ साथ दूरी भी एक निश्चित मान के साथ क्या होती है, बढ़ती है। वही बात करें असमान गति के ग्राफ की, तो असमान गति में यह जरूरी नहीं है कि समय के साथ साथ उसकी दूरी एक निश्चित दर से ही बढ़े। उसमें तो हो सकता है पहले वो ज्यादा बढ़ रही हो फिर कम बढ़ रही हो। तो ऐसी स्थिति में असमान गति का जो ग्राफ है समय और दूरी के बीच का, वो हमेशा एक वक्र रेखा होता है
वही एक समान गति के लिए वो हमेशा एक सरल रेखा होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक समान गति में समय के साथ साथ दूरी भी एक समान नियत गति से बढ़ती है, अतः ग्राफ एक सरल रेखा बनता है। जबकि असमान गति में समय और दूरी एक नियत रूप से नहीं बढ़ते, अतः इसका ग्राफ एक वक्र रेखा बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आज हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।